आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। नक्सल लीडर मुपल्ला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति के बारे में तेलंगाना के डीजीपी बी शिवधर रेड्डी ने कहा कि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक गणपति जंगल के इलाके में नहीं है, वह कहीं बाहर है, शायद किसी शहर में या कहीं और है। हम गणपति के करीबी लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि वह भी जल्द ही सरेंडर करने के लिए बाहर आएगा। खम्मम शहर के बाहरी इलाके वेलुगुमटला इलाके में आज अधिकारियों ने लोगों के बनाए घरों को गिराना शुरू कर दिया। खम्मम, कोटागुडेम और आसपास के जिलों से सैकड़ों पुलिस, डिजास्टर रिलीफ फोर्स के लोग, रेवेन्यू, नगर निगम के अधिकारी और स्टाफ सुबह सुबह कॉलोनी पहुंचे। घरों को गिराने के बाद मलबा हटाने के लिए अर्थ मूवर्स, ट्रैक्टर, ट्रॉलियों और मिनी ट्रकों का एक बड़ा बेड़ा भी लगाया गया। अधिकारियों के मुताबिक करीब 600 परिवारों ने 8 साल पहले ग्रामीण पेडला संगम की मदद से भूदान बोर्ड की करीब 18 एकड़ जमीन पर घर बनाए थे। वही हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक घर खाली कराए जा रहे थे। प्रभावित परिवारों ने शिकायत की कि उन्होंने जो भी साधन मिले उससे छोटी छोटी झोपड़ियां बनाई और राज्य सरकार की गलती माने कि उसने उन्हें जबरदस्ती हटाने के लिए सैकड़ों पुलिस वालों को तैनात किया। निवासियों ने पुलिस का सामना किया, जिससे टेंशन वाला माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने दुख जताया कि उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को वोट दिया था और सरकार अब उन्हें घर से बेघर कर रही है और सड़कों पर फेंक रही है। इसको लेकर स्थानीय लोग काफी नाराजगी जाहिर की और इसको बेतुका कार्रवाई बताया। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्क मल्लू ने कहा कि भारत में जाति एक सामाजिक सच्चाई है। उन्होंने भी अपनी जिंदगी में जाति के आधार पर भेदभाव का सामना किया है, लेकिन कभी भी इसे अपने लक्ष्यों से भटकने नहीं दिया। उन्होंने कांग्रेस नेताओं से कहा कि वे सामाजिक भेदभाव को माने और अपने मकसद को पाने के लिए पक्के इरादे के साथ आगे बढ़े। विकाराबाद जिले के अनंतगिरी हिल्स में एक रिसोर्ट में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के जिला कांग्रेस अध्यक्षों के लिए 3 दिन की ट्रेनिंग कैंप में बोलते हुए भट्टी ने कहा कि भेदभाव भले ही असली हो, लेकिन इससे किसी का इरादा कमज़ोर नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा, हमें बड़े लक्ष्य पर ध्यान देना चाहिए, भले ही रास्ते में जाति को लेकर भेदभाव का सामना ही क्यों न करना पड़े, लेकिन इससे अपनी उम्मीदों को हारने नहीं देना चाहिए। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट के टी रामाराव ने आज कांग्रेस सरकार पर सरकारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को संकट में डालने का आरोप लगाया। यह बात तब सामने आई जब एक ट्राइबल वेलफेयर स्कूल के स्टूडेंट्स ने जंगांव जिले के गुडूर गांव में पालकुर्ते स्टेशन घनपुर मेन रोड पर साफ सुथरे खाने की मांग को लेकर धरना दिया। रामाराव ने बताया कि तेलंगाना के सभी वर्ग मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी के गलत शासन के खिलाफ सड़कों पर हैं और स्कूली बच्चों को खाने जैसी बेसिक ज़रूरतों के लिए रेगुलर प्रोटेस्ट करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह घटना स्टूडेंट्स के बीच बढ़ते गुस्से का एक उदाहरण है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के राज में सरकारी संस्थानों में फूड पॉइजनिंग की 112 घटनाएं हुई हैं, जिनमें से 2422 छात्र अस्पताल में भर्ती हुए और 123 की मौत हो गई। उन्होंने राज्य में 2 साल से ज़्यादा समय से फुल टाइम शिक्षा मंत्री न होने की भी आलोचना की, जबकि रेवंत रेड्डी, जिनके पास शिक्षा विभाग भी है, रियल एस्टेट सेल्समैन में व्यस्त दिखते हैं। आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के राजामहेंद्रवरम इलाके में मिलावटी दूध पीने से 4 लोगों की मौत हो गई, जबकि 12 लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने मृतक के परिजनों को 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की घोषणा की है। वही जानकारों के अनुसार दूध में डिटर्जेंट और यूरिया जैसी चीज़ें मिलाने से स्थिति भयावह हुई। जानकारी के अनुसार अधिकृत दूध विक्रेता का मिलावटी दूध पीने से लोग बीमार होने लगे। 16 फरवरी से राजामहेंद्रवरम के चौदेश्वरी नगर क्षेत्र में गुर्दे से संबंधित बीमारी से मामले सामने आने लगे। मामला उस समय सामने और आया जब 5 मरीजों को गंभीर हालत में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें से 2 की मौत हो गई। इसके बाद भी मरीजों की संख्या के बढ़ने और मौत के आंकड़ों का सिलसिला लगातार जारी रहा। जहरीली दूध पीने से एक के बाद एक 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एआई समिट के दौरान आईवाईसी के विरोध प्रदर्शन के बाद चीफ उदय भानु की गिरफ्तारी पर कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि जब कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे थे तब नितिन गडकरी और दूसरे बीजेपी मेंबर क्या कर रहे थे? क्या वे लोग हर इवेंट में जाकर हंगामा नहीं करते थे? उस समय उन्हें नेशनलिज्म के बारे में कोई आइडिया नहीं था। मैं आपको बोलूं
तो ये लोगों ने ये कॉमनवेल्थ गेम चल रहा था, तो गडकरी जी ने क्या किया, बीजेपी के लोगों ने क्या किया, ये लोग हर इवेंट्स जहाँ चल रहे थे वहाँ जाके ये गड़बड़ नहीं किए। उस वक्त राष्ट्रीयता इनको मालूम नहीं था, राष्ट्रीय भावना और राष्ट्र को एक रखने का, और जो देश के बहुत से जो खिलाड़ी आते हैं उनके पास क्या मैसेज जाएगा, इसका वो उनको उस वक्त कोई ध्यान नहीं था क्या। अरे दूसरों को बोध करना, दूसरों को कहना सिखाना छोड़ दो, तुम्हारा बिहेवियर तुम देख लो, तुम्हारा चेहरा तुम अपने आईने में देखे तो आपको मालूम होगा, तुम्हारे क्या करतूत है ये सबको मालूम है, तुम हमारे को मत सिखाओ। जो यूथ कांग्रेस वाले किए हैं, अब उनको तुम हरासमेंट करने के बजाय उनको छोड़ देना चाहिए और इमीडिएटली ऐसे चीज़ें करने के लिए वो लोग एक यानी जो इमीडिएटली वो ऐसे चीज़ें जो करते हैं वो छोड़ना चाहिए। हाँ, जा रहा हूँ मैं भी, आपको बात करके सीधा मैं भोपाल जा रहा हूँ। भोपाल में हम किसानों की रैली कर रहे हैं और वहाँ ये सवाल हम उठाएंगे, देश को किसानों को कितना नुकसान हो गया। ट्रम्प और इन्हों दोनों बात करने से आज यानी मोदी और ट्रम्प दोनों मिलके इस देश को कैसा खतरे में डाला है, तो इसके बारे में हम जनता को जागरूक करेंगे, बताएंगे। आईओआईसी चीफ उदय भानु चीफ की गिरफ्तारी पर कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी केशव वेणुगोपाल ने कहा कि जो लोग लोगों के लिए आंदोलन कर रहे हैं, जो आम लोगों की आवाज़ उठा रहे हैं, जो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार उनकी नहीं सुन रही है। प्रधानमंत्री उनकी सुनने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में विपक्ष के नेता की आवाज़ सुनने को तैयार नहीं है। हम इसका पूरा मुकाबला करेंगे। वहीं आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम इस देश के आम मकसद के लिए लड़ेंगे। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज केरल का नाम बदलकर केरलम करने को मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि जब से भाषा के आधार पर राज्य का निर्माण हुआ, तब से इसकी मांग थी कि केरल का नाम केरलम होना चाहिए। इस मांग को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। यह कदम राज्य में इस साल होने वाले केरल विधानसभा चुनाव से पहले उठाया गया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि केरल का नाम बदलने वाले विधेयक को अब राज्य विधानसभा में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि नए पीएमओ भवन में आयोजित मंत्रिमंडल की पहली बैठक में 140 करोड़ लोगों के हित में सभी निर्णय लेने का प्रस्ताव पारित किया गया है। नए प्रधानमंत्री कार्यालय भवन सेवा तीर्थ में आयोजित यूनियन कैबिनेट की यह पहली बैठक थी। केरल विधानसभा ने 24 जून 2024 को आम सहमति से एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसमें केंद्र से राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर बदलकर केरलम करने का आग्रह किया गया था। केरल विधानसभा ने इस प्रस्ताव को दूसरी बार पारित किया क्योंकि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले प्रस्ताव की समीक्षा करते हुए कुछ तकनीकी बदलाव का सुझाव दिया था। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन चाहते थे कि केंद्र सरकार संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल सभी भाषाओं के में दक्षिणी राज्य का नाम केरल से बदलकर केरलम कर दे। केरल विधानसभा ने अगस्त 2023 में इसी तरह का एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित करते हुए इसे केंद्र को भेजा था, लेकिन गृह मंत्रालय ने इसमें कुछ तकनीकी बदलाव का सुझाव दिया था। तमिलनाडु में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर माहौल गर्मा रहा है। ऐसे में टीएमएम के महासचिव टीटीवी दिनानकर ने आज घोषणा की है कि वे विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र उद्देश्य पूर्व तमिलनाडु मुख्यमंत्री जयललिता के शासनकाल की शैली को संदर्भित करते हुए राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन यानी एनडीए के साथ गठबंधन में बिना किसी मतभेद के अम्मा सरकार का गठन सुनिश्चित करना। पत्रकारों से बात करते हुए एएमएमके के महासचिव ने कहा कि अम्मा के 99.9% समर्थक एनडीए गठबंधन में एकजुट हो गए हैं ताकि राज्य में सत्तारूढ़ डीएमके को हराया जा सके, जिससे उन्होंने जनविरोधी शासन करार दिया। उन्होंने कहा कि आज अम्मा के 99.9% समर्थक एनडीए गठबंधन में एकजुट हो गए हैं। हम डीएमके के जनविरोधी शासन को हराने के लिए आए हैं, जिसे हम एक बुरी ताकत मानते हैं। जो लोग अभी दूर हैं वे निश्चित रूप से
AIADMK गठबंधन में शामिल होंगे। दिनाकर ने आगे कहा कि राज्य में एनडीए काफ़ी मजबूत हुआ है और सभी सहयोगी दल एकजुट होकर काम कर रहे हैं। कांग्रेस एमएलए साजिश खान पठान ने कहा कि मैं 17 फरवरी को अपने घर पर था, तभी मुझे अचानक एक फ़ोन आया। फ़ोन करने वाले ने खुद को लॉरेंस बिश्नोई गैंग का शुभम लोरकर बताया और कहा कि वह वही आदमी है जिसने बाबा सिद्दीकी को मारा था और मैं अगला हूं। उसने मुझसे 10 करोड़ रुपए मांगे और अगर मैंने पैसे देने से मना किया तो वह मुझे सबके सामने उसने बाबा सिद्दीकी को मारा था उसी तरीके से मारने की धमकी दी। पिछली 17 तारीख को मैं अपने घर बैठा था, खाना खा रहा था। मुझे अचानक फ़ोन आता है कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से शुभम लोनकर बोल रहा हूँ। अगर आप मुझे मेरा नाम नहीं जानते तो व्हाट्सएप पे गूगल पे चेक कर लो, मैं वही शुभम लोनकर हूँ जिसने बाबा सिद्दीकी को मारा था और अब तेरी बारी। तो मैंने बोला भाई मेरा आपका क्या लेना देना। मैंने बोला मैं छोटा आदमी हूँ, आप बड़े लोगों के पीछे पड़ो, मेरा क्या लेना। बोले तू छोटा आदमी नहीं है, तेरे से हमको 10 करोड़ रुपए चाहिए, अगर तू नहीं देगा तो भरे चौक पे तेरे को मारेंगे जैसा बाबा सिद्दीकी को मारा था। इसकी जानकारी मिलते मैंने पता होते मैंने अकोला एसपी से कांटेक्ट की। अकोला एसपी इस पर कार्रवाई कर रहे हैं और साथ ही में मुख्यमंत्री का ही फोन आया। लेकिन अफसोस है कि आज हाउस में मुझे इस बात पे बात नहीं करने दी। मैं सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि एक आमदार को धमकी आ सकती है तो इस महाराष्ट्र के अंदर कानून व्यवस्था कितनी बड़ी चरमरा गई, एक सामान्य आदमी का क्या हाल होगा। एक गैंगस्टर अगर एक आमदार को फोन करके फिरौती मांगता है, उसकी इतनी हिम्मत, तो फिर आम जनता का क्या होता होगा। तो सभापति महोदय ने मुझे बात करने से रोक दिया गया, मुझे बात ही नहीं करने दी, इसलिए मैं आपके चैनल पे आके बात कर रहा हूँ। किस तरह से लिंक किया, बाबा सिद्दीकी का ही नाम क्यों लिया आपके साथ, क्या आप जानते थे उनसे पहले? नहीं, वो बताना चाहता था कि मैं वो शुभम लोरकर हूँ जिसको बाबा सिद्दीकी को जिसने मारा था। जैसा बाबा सिद्दीकी का हाल करे वैसा तेरा हाल करे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र एक इंडस्ट्रियल फ्रेंडली राज्य है जिसमें बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, स्किल्ड पैन पावर और सिंगल विंडो क्लियरेंस है। इंडस्ट्रियल सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है और इसलिए जब सीएम देवेंद्र फडणवीस दावोस गए थे तो 30 लाख करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट के लिए MOU साइन किए थे। महाराष्ट्र भी इंडस्ट्रियल फ्रेंडली स्टेट हुआ है और यहाँ पर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी है, स्किल्ड मैन पावर है और सिंगल विंडो क्लियरेंस है। इसके लिए यहाँ पर इंडस्ट्री के लिए जो सपोर्टिव सिस्टम है वो अच्छी है, इसलिए लोग यहाँ पर निवेश कर रहे हैं। 30 लाख करोड़ का निवेश जो है MOU साइन हुए थे। देवेंद्र जी हमारे मुख्यमंत्री दावोस गए थे, उदय सामंत गए थे तभी हुआ, और अब मोदी जी यहाँ पर आए थे, फ्रांस के प्रेसिडेंट आए थे, वहाँ पर भी उनके साथ में MOU साइन हुआ। ये अभी महाराष्ट्र और मुंबई बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए, और इसीलिए यहाँ पर पूरी तरह सभी सुविधा है। इसलिए ये हमारे महाराष्ट्र के लिए बहुत अच्छी बात है और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी पूरे महाराष्ट्र को और मुंबई को सपोर्ट कर रहे हैं। महाराष्ट्र की आपने बात कही, अकोला के साउथ इंडिया एक्सप्रेस यही होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।